Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will discuss about the chapter number 8 and its exercise short question and its exercise numerical. Because previous lecture में हम लोगों ने ये जो chapter number 8 था इसको complete कर लिया था. Now इस lecture में हम इनके exercise के short question answer के बारे में discuss करेंगे और exercise के numericals के बारे में discuss करेंगे. सबसे पहले हम short question answer की तरफ आते हैं. ये जो हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उनमें से जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 8.3. पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं. इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है? इज इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू अ स्टेशनरी वेव. इसका कहने का मकसद ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास कोई सी दो आइडेंटिकल वेव्स हम ले रहे हैं और वो टू आइडेंटिकल वेव जो है वो सेम डायरेक्शन पर क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है. और वो किसकी टू आइडेंटिकल वेव है? वो स्ट्रिंग की है और उस स्ट्रिंग पर स्टेशनरी वेव जो है वो बढ़ती जा रही है. अगर हम एक रस्सी लेते हैं और उसमें स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही है और वो स्टेशनरी वेव क्या हो रही है, मजीद विद इन टाइम बढ़ती जा रही है, तो क्या वो जो टू आइडेंटिकल वेव जो उसमें बन रहे हैं स्ट्रिंग में, क्या उनकी डायरेक्शन सेम हो सकती है? क्या ये पॉसिबल है? अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो स्टेशनरी वेव वाला, तो हमने उसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था और बताया था कि स्टेशनरी वेव हमेशा टू आइडेंटिकल वेव ही ट्रैवल करती है लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती. ठीक हो गया? तो इसमें दैट इज नॉट पॉसिबल कि टू आइडेंटिकल वेव जो होंगी वो ट्रैवल कर सकती हैं इन दी सेम डायरेक्शन में. ठीक हो गया? इसकी वजह ये है क्योंकि ये ट्रैवल करती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. So, no, the stationary wave are not produced when the two identical waves are traveling the same direction, because in order to produce stationary wave, two identical waves should travel in opposite direction. तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हमारा 8 का क्वेश्चन हो गया. फिर हम मजीद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. जो प्रीवियस हमने किया है वो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था. नेक्स्ट 8.6 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. तो पहले इसकी हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं. अब इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है? वाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन इन गैसेस. ठीक है, क्या वजह है कि साउंड जो है वो ज्यादा फास्टर, ज्यादा तेजी के साथ ट्रेवल करता है सॉलिड की फॉर्म में और गैस में वो ज्यादा तेजी के साथ ट्रेवल नहीं करता. वजह क्या है इसकी? कि सॉलिड में साउंड जो है, आवाज जो है वो बहुत तेजी के साथ मूव करती है, ट्रेवल करती है, लेकिन गैसेस में नहीं करती. इसकी मेजर रीजन हम बता सकते हैं. हमने जो फार्मूला निकाला था प्रीवियस लेक्चर में, तो एज वी नो दैट हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो था हमारे पास, जिसमें हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का फार्मूला कैलकुलेट किया था. तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, किसको यूटिलाइज करेंगे? हम वही स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला है उसको यूज करेंगे. क्या फार्मूला था? V इज इक्वल टू अंडर रूट E ओवर रो. रो मीन्स डेंसिटी, इलास्टिक मॉड्यूलस ओवर डेंसिटी. इस फार्मूले के जरिए क्या चीज प्रूव हो रही है कि कैसे जो है वो सॉलिड में फास्टर होती है एज कंपेयर टू गैस में साउंड जो है वो फास्टर ट्रेवल करता है. किस तरह पता चल रहा है? यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें इस फार्मूले में, तो जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलास्टिक मॉड्यूलस के. इलास्टिक मॉड्यूलस के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलास्टिक मॉड्यूलस के ऊपर क्या? स्क्वायर रूट है. तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉड्यूलस. ठीक हो गया? इसकी वजह से, क्योंकि इलास्टिसिटी पर ये डिपेंड कर रहा है. अगर इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा होती है हमेशा हमें ये मालूम होना चाहिए, जबकि सॉलिड की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन होती है एज कंपेयर टू गैसेस के, ये हम जानते हैं. ठीक हो गया? जबकि हम कहते हैं कि अगर जो कि कहा गया है कि इलास्टिक ऑफ मीडियम जो है वो ग्रेटर देन होता है सॉलिड के एज कंपेयर टू गैस के, और इसकी जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो भी क्या होती है? ग्रेटर होती है. दैट्स वाई साउंड जो है वो ट्रेवल करता है फास्टर इन सॉलिड में एज कंपेयर टू गैस में, बिकॉज इलास्टिक ऑफ मीडियम जो है वो सॉलिड का ज्यादा होता है. So as we know that the speed of sound is given by the expression V is equal to under root E over rho. From this equation we see that speed of sound is directly proportional to square root of modulus of elasticity, as the elasticity of medium is greater for solid as compared to gases and density is also greater for solid. So the effect of elasticity is greater than density, thus the sound travel faster in solid than in gases. ठीक हो गया? इसके बाद
हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 8.7, दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। हाउ आर बीट यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब वो कहते हैं कैसे, हाउ, क्या वजह है। बीट्स जो होते हैं वो मुफीद होते हैं, यूजफुल होते हैं किसी भी ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। एक कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम ले लेते हैं, उसकी ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बीट्स जो है वो बड़ा यूजफुल होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम जानते हैं कि किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में चेंजिंग आती है लेंथ में, किसकी वजह से? एयर कॉलम की वजह से। ठीक हो गया। तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी साउंड अगर ज्यादा हो, मतलब हम दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, उनका हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि बीट्स कहाँ यूजफुल होंगे। सो हम लोगों ने अब क्या लिया, हम लोगों ने लिए दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इकट्ठे एक ही ट्यून पर उनको हमने क्या किया है, इनको ऑन किया, या हम कहते हैं साउंड इनका टुगेदर हुआ। अब जो नंबर ऑफ बीट्स जो होती हैं वो डिपेंड करती है पर सेकंड आर रिकॉर्डेड। हर एक सेकंड की हम लोग नंबर ऑफ बीट्स जो हैं वो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। हमें एक चीज नजर आएगी कि जो फ्रिक्वेंसी होगी इंस्ट्रूमेंट की जो कि ट्यून कर रहा है वो नो बीट विद स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होगी। मतलब उसमें हमारे पास ये चीज नहीं हो रही होगी कि मतलब उसका कोई एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है, दोनों का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा वो चेंज होगा। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो ट्यून करता है अपनी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर विद द फिनोमिना ऑफ बीट्स पर। मतलब हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो चेंज होती है, वो एक उनकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है। यही वजह है कि बीट्स जो होते हैं वो उसका हेल्प करते हैं, उसको हेल्प करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को निखारने में, या उस इंस्ट्रूमेंट की साउंड को इकट्ठा करने में, या उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना बीट्स बज रही हैं। पहले एक साइड पे एक बीट बज रही है राइट टर्न स्टाइल की, दूसरी साइड पे दूसरे स्टाइल की बीट बज रही है। जब दोनों टुगेदर बजाई जाती है तो दोनों क्या हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं। तो यही वजह है कि बीट जो है वो यूजफुल होती है किसी भी ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 8.10, दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। आप एक्सप्लेन करें कि जो साउंड जो है वो ज्यादा तेजी के साथ फ्लो करता है, ट्रैवल करता है किसी गर्म एयर में एज कंपेयर टू कोल्ड एयर के लिए, ठंडी हवा में। अब इसकी वजह क्या है कि वाई साउंड जो है वो ट्रैवल करता है फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर के मुकाबले में। उसकी मेजर रीजन है इन एयर की डेंसिटी। ठीक है, इस साउंड की डेंसिटी कैसे पता चला? जो स्पीड ऑफ साउंड होता है ये अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, यहाँ पर अगर आपको फार्मूला नजर आ रहा होगा v इज इक्वल टू √r/p ओवर डेंसिटी। आपको याद होगा ये हमने फार्मूला कैलकुलेट किया था। एक हमने फार्मूला कैलकुलेट किया था न्यूटन्स फार्मूले के जरिए, दूसरा फिर हमारे पास जो दूसरा एक साइंटिस्ट था उसने उस फार्मूले की करेक्शन की थी। उस फार्मूले की जब करेक्शन की थी तो उसने ये फार्मूला ड्राइव किया था, वो था v इज इक्वल टू √r/p ओवर रो डेंसिटी। तो इसके मुताबिक जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। यही वजह है कि डेंसिटी जो होती है वो हवा की क्या होती है, ग्रेटर होती है, तो स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो वार्म एयर जो होती है उसमें जो डेंसिटी होती है किसी वार्म एयर की, वो डेंसिटी हमेशा स्मॉलर होती है, जबकि कोल्ड एयर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लार्जर देन होती है। दैट्स व्हाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। ठीक हो गया। सो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। वी नो दैट द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर is v is equal to √r/p over rho. For this equation we see that the speed of sound is inversely proportional to √rho, which means that rho means density, which means that if density of air is greater, speed of sound will be small and vice versa. As warm air has smaller density than the of cold air, therefore sound travel faster in warm air than in cold air. तो हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अब हम इसी चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 8.1। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, ये क्या कह रहा है। द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम अ रेडियो ट्रांसमीटर इज 1500 मीटर एंड द फ्रिक्वेंसी इज 200 किलो हर्ट्ज। मतलब एक रेडियो ट्रांसमीटर है, उसके सिग्नल्स की जो वेवलेंथ है वो 1500 मीटर है। मतलब एक हमें रेडियो ट्रांसमीटर दिया हुआ है, उसके सिग्नल्स की वेवलेंथ 1500 मीटर है और उसी की फ्रिक्वेंसी जो है वो 200 किलो हर्ट्ज है।
फिर व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ ट्रांसमीटर ऑपरेटिंग एट 1000 किलोहर्ट्ज एंड विद व्हाट स्पीड ऑफ द रेडियो वेव ट्रैवल। अब बात ये आती है कि अगर उस रेडियो ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाए, 1000 किलोहर्ट्ज हो जाए, पहले फ्रिक्वेंसी 200 किलोहर्ट्ज है, तो उस रेडियो ट्रांसमीटर की जो वेवलेंथ है, मतलब जो डिस्टेंस है सिग्नल का, कितनी दूर तक जा रहा है, वो 1500 मीटर तक जा रहा है, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी 200 मीटर है, 200 किलोहर्ट्ज है। और अगर हम उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर दें उस रेडियो ट्रांसमीटर की, दैट इज 1000 किलोहर्ट्ज, तो उसकी स्पीड जो होगी, मतलब उसकी जो वेवलेंथ होगी, उसकी स्पीड हमने फाइंड करनी होगी, कितनी स्पीड होगी। तो उस स्पीड को पहले फाइंड करने के लिए हमें उसका वेवलेंथ फाइंड करना पड़ेगा उस ट्रांसमीटर का। तो जाहिर सी बात है, दो वैल्यूज दी हुई हैं, तो हम एक वेवलेंथ ऑफ सिग्नल पहली वाली को λ1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज 1500 मीटर। दूसरी उसी की फ्रिक्वेंसी है, उसे f1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज 200 किलो हर्ट्ज। किलो की वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज 1000, तो हम किलो की जगह क्या लगा देंगे, 1000 लगा देंगे। ठीक हो गया। तो ये f1 की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 हर्ट्ज आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास देखें फ्रिक्वेंसी फॉर ट्रांसमीटर, नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी हमने दी थी दैट इज 1000 किलो हर्ट्ज, वो 1000 किलो हर्ट्ज हमने दी थी, तो किलो की वैल्यू लगा दी, 1000 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 1000, तो ये आ जाएगी 10 की पावर 6 हर्ट्ज। हमने फाइंड क्या करना है, हमने स्पीड ऑफ रेडियो वेव फाइंड करना है, और उसको फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वेवलेंथ फाइंड करनी पड़ेगी उसकी। तो फार्मूला हमें मालूम है कौन सा, रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ वाला, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सबसे पहले हम लिखेंगे v इज इक्वल टू f1 λ1, ताकि हम v1 की वैल्यू फाइंड कर सके। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसमें पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यूज, सारी जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद है हम जस्ट पुट करेंगे, तो v जो हमारे पास आएगा वो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ms। तो ये वैल्यू आ गई फर्स्ट फ्रिक्वेंसी और फर्स्ट वेवलेंथ के हिसाब से। नाउ वी विल कैलकुलेट द सेकंड वेवलेंथ, और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो है v इज इक्वल टू f2 λ2 है। हमने क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ पहले फाइंड करनी है, तभी हम टोटल वेव स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। तो हमने जो स्पीड है वो फाइंड कर लिया है, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ms माइनस 1। अब हम इसकी वेवलेंथ फाइंड करेंगे, तो λ2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, v ओवर f2। v की वैल्यू जो हमने निकाली है वो पुट करेंगे इसमें, f2 की वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज 10 की पावर 6। इसे पुट करने के बाद हमारे पास जो λ2 की फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 300 मीटर। तो हमने यही दो चीजें मालूम करनी थी, वो हमने कैलकुलेट करनी। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम 8.3। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। अ स्टेशनरी वेव इज एस्टैब्लिश इन अ स्ट्रिंग विच इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फिक्स एट बोथ है। ठीक है, कहते हैं हम एक स्टेशनरी वेव हमारे पास है, एक रस्सी मौजूद है, जाहिर सी बात है स्टेशनरी वेव है तो स्ट्रिंग लेंगे। उस स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 120 सेंटीमीटर है, और एक दोनों साइड से क्या है, बोथ हैंड से फिक्स है, और उसमें स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही है। The string vibrate in 4 segment at a frequency of 120 Hz। अब देखो उसने 4 segments खुद ही बता दिए, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जितनी आ रही है वो 4 segments हैं। आपको यहाँ डायग्राम नजर आ रही होगी, डायग्राम में ये देखिए 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप एंड 4 लूप। तो ये 4 segments होते हैं, 4 लूप्स मौजूद हैं, मतलब ये रस्सी 4 लूप्स बना रही है, और इसकी कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ, 120 Hz के साथ। अब फाइंड क्या करना है, हमने डिटरमाइन करना है वेवलेंथ को इस फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने एक तो इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है, और दूसरे इसकी हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा पहले लिखेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, लेंथ है, सेंटीमीटर में है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। नंबर ऑफ सेगमेंट्स मौजूद हैं, वही 4 लूप्स, 4 आ गया। फ्रिक्वेंसी ऑफ 4 सेगमेंट, फ्रिक्वेंसी इस 4 सेगमेंट्स की थी, दैट्स वाई हम यहाँ फ्रिक्वेंसी को f4 लिखेंगे। अगर मेरे पास 2 सेगमेंट्स की होती तो मैं f2 लिखती, अगर मेरे पास एक ही सेगमेंट होता, एक ही लूप होती तो f1, अगर 2 होती तो 2, 3 है तो 3। तो अब क्या है, मेरे पास 4 सेगमेंट्स है, 4 लूप्स हैं, तो f4 इज इक्वल टू 120 हर्ट्ज आ जाएगा। अब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला f1 फाइंड करना है हमने। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का मतलब है पहली फ्रिक्वेंसी जो है, जो एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी, एक पहली फ्रिक्वेंसी देने के बाद पहली लूप जो आई थी वो फाइंड करनी है। तो f1 फाइंड करना है और लैम्डा फाइंड करना है। हम जानते हैं, हमें ये फार्मूला मालूम है, हमने जो स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम पढ़ा था और स्ट्रिंग पढ़ा था, उसमें हमने फार्मूला ये लिख रहा था, L इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय λ/2। λ/2 ये जो फर्स्ट लूप है इसका वेवलेंथ, फिर सेकंड की ये λ/2, और क्योंकि 4 लूप्स हैं तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लैम्डा फाइंड करना है, लैम्डा इधर आ जाएगा, कुछ इस तरह से ये फार्मूला अरेंज होगा। लैम्डा इज इक्वल टू 2L/4। इनमें तमाम वैल्यूज पुट करेंगे तो लास्ट आंसर आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0.6 मीटर।
सो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। हमने क्या फाइंड वेवलेंथ फाइंड कर ली, अब हमने फाइंड करनी थी F1 फ्रिक्वेंसी, दैट इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। उसके लिए जाहिर सी बात है हम फार्मूला लेंगे F4 इज इक्वल टू 4F1 वाला, बिकॉज अगर आपको याद हो हमारे पास जो लूप्स हैं वो कौन सी हैं, कितनी हैं, वो 4 हैं, तो उसके हिसाब से F4 फ्रिक्वेंसी आएगी और वो किसके इक्वल होती है, 4F1 के। ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये फार्मूला हमने प्रीवियस टॉपिक में इसे डिस्कस किया था। मुझे फाइंड करना है F1, तो फार्मूला कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू F4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक हो गया। अब F4 की वैल्यू हमने मालूम है, दैट इज द 120 हर्ट्ज, वो पुट करेंगे, दैट इज डिवाइडेड बाय 4, उसे 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा वो आएगा F1 का, वो होगा 30 हर्ट्ज। तो ये हमारी प्रॉब्लम 8.3 थी जो हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है 8.4। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट इमिटेड बाय अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 300 हर्ट्ज, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नोट व्हेन। कहते हैं हमारे पास एक रस्सी मौजूद है, स्ट्रिंग है, दैट विल बी अ स्ट्रेच, खिंचाव वाली, उसकी फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज। अब बताएं अगर मेरे पास इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर मेरे पास द लेंथ ऑफ द वायर इज रिड्यूस बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग द टेंशन, हमारे पास उस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो कम कर दी जाए, 1/3 कम कर दी जाए, 1/3 कम कर दी जाए, विदाउट उसकी टेंशन को चेंज किए, मतलब विदाउट उसकी फोर्स को चेंज किए, विदाउट उसके स्ट्रेचिंग को चेंज किए, उसकी लेंथ जो रस्सी थी जिसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज थी, अब उसकी रस्सी जो है, रस्सी है स्ट्रिंग, उसकी लेंथ क्या कर दी जाए, 1/3 कम कर दी जाए, तब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आएगी नहीं आएगी वो कैलकुलेट करनी है। फिर सेकेंड उसने कहा अगर टेंशन को अब बढ़ा दिया जाए, अब वहां स्टार्टिंग पहली में टेंशन हमने कोई चेंज नहीं की, टेंशन वही रहेगी, लेंथ में चेंजिंग की है। बी में हम क्या कर रहे हैं, टेंशन को चेंज कर रहे हैं, टेंशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बाय 1/3 लेंथ पे, और थर्ड विदाउट चेंजिंग लेंथ ऑफ द वायर। अब टेंशन वो कहता है कम कर दी जाए 1/3, लेकिन लेंथ में चेंजिंग ना करें, मतलब फर्स्ट में लेंथ में चेंजिंग कर दी जाए 1/3, टेंशन वैसी की वैसी रहे। सेकंड पार्ट जो ऑप्शन उसने दिया है, कंडीशन दी है, अगर टेंशन में चेंज कर दिया जाए, टेंशन बढ़ा दी जाए 1/3, लेकिन लेंथ में कोई चेंजिंग ना करें, तो दोनों में फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये कैलकुलेट करनी है। मतलब फर्स्ट वाली ए पार्ट को हम F1 फ्रीक्वेंसी का नाम दे देते हैं, सेकंड वाली को हम F2 का नाम दे देते हैं, और जो हमें टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है दैट इज 300 हर्ट्ज। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास इसमें जो टोटल स्ट्रिंग की जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा, 1/3 ऑफ दैट वेवलेंथ वो 1/3 लैम्डा बन जाएगी, और आफ्टर रिड्यूसिंग द वेवलेंथ, रिड्यूस करने के बाद वेवलेंथ लैम्डा माइनस 1/3 लैम्डा बन जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम इक्वेशंस बना लेंगे। जब लैम्डा माइनस 1/3 लैम्डा करेंगे तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट होगा 2/3 लैम्डा, लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू 2/3 लैम्डा। सो अब इस रिलेशन को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिलेशन लैम्डा एफ इज इक्वल टू 2/3 लैम्डा F1R। ठीक हो गया। इस रिलेशन को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे मजीद। तो लैम्डा की वैल्यू हम पुट करेंगे 2/3 F1 आ गई इज इक्वल टू F, इसमें वैल्यूज पुट किए F1 2/3 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा F1 इज इक्वल टू 3/2 F। F की वैल्यू हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थी दैट इज 300 हर्ट्ज, वो हम इसमें पुट करेंगे। तो मेरे पास F1 की वैल्यू जो आएगी F1 फ्रिक्वेंसी की, मतलब पहले एक आंसर आएगा वो आएगा 450 हर्ट्ज। जब हमारे पास टेंशन में कोई चेंजिंग नहीं की, हमने लेंथ में चेंजिंग की थी, 1/3 डिक्रीज कर दी थी, कम कर दी थी। एज वी नो दैट अब हमें सेकंड वाले ऑप्शन को देखना है, F2 फाइंड करना है। अगर हम टेंशन को बढ़ा दें 1/3 तो क्या होगी F2, तो F2 की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 1/2L अंडर F/m। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। अब हम सपोज करते हैं ये जो F है दैट इज द फोर्स, ये हमारे पास टेंशन है इसकी, और 1/3 F 1/3 ऑफ दैट टेंशन जो हमने कहा था बढ़ा दिया है, तो मतलब इस F की जगह हम क्या लिख देंगे 1/3 F पुट कर देंगे। तो फिर ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, एक टोटल F फिर दूसरा प्लस 1/3 F, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 4/3 F आ जाएगी। सो आफ्टर इंक्रीजिंग द टेंशन द न्यू टेंशन बिकम एज 4/3 F। इस 4/3 F को हम इस रिलेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी F2 इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट 4/3 F डिवाइडेड बाय M। इसको पूरा मजीद सॉल्व करेंगे। F2 इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट F/m मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट 4/3, अलग अलग कर दिया। इस तरह करने से ये जो वैल्यू है अब ये किसके इक्वल है, ये अभी हमने लिखा था ये किसके इक्वल है, दैट इज F के इक्वल है। तो इसकी जगह हम F लिख देंगे, बाकी ये फार्मूला वैसे ही रहेगा। F2 इज इक्वल टू क्या बनेगा F अंडर रूट 4/3,
एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज 300, वो पुट करेंगे, 4/3 डिवाइड करेंगे और जब उसका अंडर लेंगे तो आएगा 1.15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा F2 का वो होगा 346.4 हर्ट्ज। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था। अब हम मजीद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, दैट इज प्रॉब्लम 8.5, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। An organ pipe has a length of 500 centimeter. Find the frequency of its fundamental note and the next harmonic when it is open at both end, when it is closed at one end. ठीक हो गया। तो क्या कह रहा है, हमारे पास हम एक ऑर्गन पाइप ले रहे हैं, उसकी लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है और हमने फाइंड क्या करना है, उसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। अब पहली वो जो ऑर्गन पाइप है, पहली कंडीशन क्या है, अगर वो ओपन हो बोथ हैंड से, दोनों साइड से क्या ओपन हो, आपको मालूम है हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था। ऑर्गन पाइप अगर कंडीशन क्या है, दोनों साइड से क्या ओपन हो तो क्या होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है वो है क्लोज एट वन एंड, एक साइड से क्लोज हो और एक साइड से ओपन हो तो फिर क्या होगा। जबकि स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू दी है 350 ms-1, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे, एक लेंथ की वैल्यू दी है जो कि है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, सेंटी की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू दी है दैट इज 350 ms-1, फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है F1, दूसरी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है F2, ठीक है, फ्रिक्वेंसी F1 और F3 फाइंड करनी है। मतलब पहले में हमने करनी है ओपन एट बोथ एंड में F1 और F2, जब दोनों साइड से ओपन है तो दोनों F1 होगी, एक साइड से ओपन है और दूसरी साइड से क्लोज है तो उसके लिए फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं F1 और F3। तो ये सॉल्व किया जाएगा। पाइप इज ओपन एट बोथ एंड, उसके लिए फार्मूला वही V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, F1 इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा आएगा। L की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, वो फार्मूला L इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2, लैम्डा इज इक्वल टू 2L, तो लैम्डा पहले फाइंड करेंगे, 2 की वैल्यू भी मौजूद है, L की वैल्यू भी मौजूद है, पुट करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा ताकि हम इसमें पुट कर सकें। F1 की इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, V की वैल्यू 350 है, लैम्डा की वैल्यू 1.0 है जो अभी हमने कैलकुलेट की है, F1 की वैल्यू आ जाएगी 350 हर्ट्ज। फिर नेक्स्ट हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे F2 जिसमें ओपन एट बोथ एंड होगा। F2 का फार्मूला होता है F2 इज इक्वल टू 2F1, F1 की वैल्यू अभी निकाली है वो है 350, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 700 हर्ट्ज। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे व्हेन पाइप इज क्लोज एट वन एंड, F1 इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा बट L इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4, ठीक हो गया। लैम्डा इज इक्वल टू 4L, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 वैल्यूज पुट की जाएंगी तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू 2.0। इस लैम्डा की वैल्यू की वजह से अब हम इसमें पुट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा 175 हर्ट्ज। फिर नेक्स्ट हार्मोनिक F3 मालूम करना है और फार्मूला होता है F3 इज इक्वल टू उसका होता है L F1 मल्टीप्लाई बाय 3F1 होता है, तो F1 की वैल्यू पुट की और 3 आ गया तो ये रिजल्ट आ गया। तो इस तरह हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हम प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, प्रॉब्लम 8.6 दैट इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अ कर्च ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पाइप ईच ओपन एट वन एंड ऑफ डिफरेंट लेंथ, द मिनिमम लेंथ इज 300 मिलीमीटर एंड द लॉन्गेस्ट इज 4 मीटर। एक ऑर्गन है जो मुश्तमिल है डिफरेंट पाइप्स पर और इन तमाम की एंड्स की डिफरेंट लेंथ्स मौजूद हैं। जो मिनिमम लेंथ है वो है 300 मिलीमीटर, ठीक है, एंड द लेंथ इज 4 मीटर। एक मिनिमम वाली 30 मिलीमीटर है सॉरी, और लॉन्गेस्ट वाली जो है वो 4 मिलीमीटर है। कैलकुलेट क्या करना है, फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ द फंडामेंटल नोट्स, हमने इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज फाइंड करनी है। मतलब पहले की F1 और दूसरे की हमने क्या फाइंड करनी है, F2 फाइंड करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन डाटा जैसे कि बताया है कि दो डिफरेंट लेंथ्स मौजूद हैं और उनकी लेंथ की वैल्यू है L1 की 300 मिलीमीटर और एक जो लॉन्गेस्ट है उसकी है 4 मीटर। तो कैलकुलेट करना है इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज को ऑफ फंडामेंटल नोट्स पे। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कितना दिया हुआ है, 340 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास गिवन डाटा L1 300 मिलीमीटर, जैसे कि बताया है अभी 30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर आ जाएगा। इसको आप 0.03 मीटर भी लिख सकते हैं। फिर मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पाइप जो है वो है L2 इज इक्वल टू 4 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो V इज इक्वल टू क्या है, 340 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड करना है फ्रिक्वेंसी फॉर मिनिमम लेंथ F1, फ्रिक्वेंसी फॉर मैक्सिमम लेंथ F2 फाइंड करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसमें फार्मूले कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो है F1 इज इक्वल टू V ओवर 4L1 व्हेन पाइप आर ओपन एट वन एंड। ये अभी हमने देखा था कैसे निकालते हैं। लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो होती है 4L1,
जो कि हम इसमें पुट करेंगे। यहाँ पे 4L1 लिखा हुआ है, इसीलिए लैम्डा की जगह 4L1 की वैल्यू 0.03, F1 इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय 0.12, F1 की वैल्यू 2833 हर्ट्ज। तो फ्रिक्वेंसी निकल आई है F1, वो निकली है 2833 हर्ट्ज। उसके बाद है फॉर मैक्सिमम लेंथ, उसकी वैल्यू है F2 के फार्मूला कैलकुलेट करेंगे V ओवर 4L2। मैक्सिमम के लिए 4L2 आ जाएगा, मतलब L1 था उसके लिए मिनिमम के लिए L1 से रिप्रेजेंट किया लेंथ को, और मैक्सिमम के लिए L2 से। तो बिल्कुल वैसे ही फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा F2 इज इक्वल टू 21.2 हर्ट्ज। तो ये न्यूमेरिकल हमारा हो गया। तो हमारे पास जो टोटल न्यूमेरिकल्स थे वो थे प्रॉब्लम 8.6 तक। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया लेक्चर्स के चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने आज डिस्कस किया। थैंक यू।